तीनों को इस्तीफा देना पड़ेगा। तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ही होगा। आज ये बात सत्य साबित हुई है। और दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है संजय जी, आप तो प्रशासनिक व्यवस्था को भी समझते हैं, न्यायपालिका को भी समझते हैं। कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार बचा नहीं था, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उसका कारण भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है। शीश महल को चोरी के, जेब कतरी के, लूट के पैसों से बड़े प्यार से बनाया है। अब वो अपने फैमिली के अलावा किसी और को शीश महल में रहते हुए देख नहीं पाएंगे, तो उसकी भी बेचैनी है, उसकी भी जिद है। अब 2 महीने और बाद में सुनवाई हो इसका याचिका लेकर। तब हाई कोर्ट ने ये बात बोली, सबूत देखने के बाद बोली। चैम्बर में, बंद चैम्बर में जज ने सबूत देखे और जज साहब ने ये बोला, देखिए राजकुमार आनंद जी का जो कल इस्तीफा हुआ और राजकुमार आनंद जी ने मीडिया में कुछ बयान दिए, वो हम सब ने देखे, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानने के लिए समझना होगा कि राजकुमार आनंद है कौन। राजकुमार आनंद मनीष सिसोदिया के खास लोगों में से हैं। और ये इस्तीफे के समय भी कल जो 2 लोग अगल बगल बैठे थे, दोनों मनीष सिसोदिया के लोग हैं। तो ये इंटरनल फाइट है आम आदमी पार्टी की, आपसी खींचतान है। आपने देखा संजय जी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए उस दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत अपने 2 मंत्रियों का नाम और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विजय नायर का बॉस तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज है, मैं नहीं हूं। यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भ्रष्टाचार की जो जांच है उसमें उनके 2 मंत्री और फंसे। उसके बाद अगले दिन आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतिशी ने 2 नाम और जोड़ दिए कि भ्रष्टाचार में ये दुर्गेश और राघव के ऊपर भी जांच होगी, वो भी जेल जाएंगे। ये ईडी ने नहीं बोला, ये भाजपा ने नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल ने 2 नाम खुद दिए और उसके बाद आतिशी ने 2 नाम और दिए। देखिए संजय सिंह जी जिस दिन से बाहर आए हैं वो आम आदमी पार्टी के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाहर आते ही ये घोषणा कर दी कि घोटाला हुआ है, और वो संजय सिंह की अपनी चतुराई है कि बात को घुमा के बोला, लेकिन बोला तो पार्टी लाइन से ठीक उल्टा। बाकी पूरी पार्टी कह रही थी घोटाला नहीं हुआ, संजय सिंह ने कहा घोटाला हुआ है। लेकिन इसने नहीं किया, उसने किया है कि दारू पी के सो गए सारे, दारू पी के सो गए सारे, एक बेवड़ा जाग गया, गली गली में हल्ला है, राघव चड्ढा भाग गया। अमानतुल्लाह के खिलाफ मेरे ख्याल से आज ही नॉन बेलेबल वारंट होने वाला है। वक्फ बोर्ड में जो उन्होंने घोटाला किया और उसके बाद वो जांच का सामना कर नहीं रहे थे। अमानतुल्लाह के पाप तो इनसे भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह ने तो रोहिंग्या को बसाने का भी पाप किया। वक्फ बोर्ड में मौलवी मौलानाओं को सैलरी जो दी गई वो अमानतुल्लाह के माध्यम से दी गई। रेडिकल इस्लामिक राजनीति का जो कार्ड अरविंद केजरीवाल ने खेला, उसका चेहरा अमानतुल्लाह खान को बनाकर रखा गया। समझे वो ये है कि कांग्रेस बड़ी चालाकी से केजरीवाल को खत्म कर रही है। केजरीवाल के सारे वकील कांग्रेसी हैं। अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हो रहे हैं, सलमान खुर्शीद खड़े हो रहे हैं, कपिल सिब्बल खड़े हो रहे हैं। इन सब लोगों को केजरीवाल ने पानी पी पी के गालियां दी हैं। आज वो केजरीवाल से पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि केजरीवाल कानून के मुताबिक हर एक गलती करता चला जाए। ये नाम तो अभी तक ईडी ने या भाजपा ने या किसी ने नहीं लिया, ये तो वो खुद ही कह रहे हैं ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा। तो अब क्या केजरीवाल ही अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले रहे हैं तो हम कौन होते हैं? अब केजरीवाल को हो सकता है पूरी कैबिनेट अंदर ही चाहिए हो, तो वो सबको बुलाएंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम आजकल के हॉट टॉपिक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रखर व्यक्तित्व और नेता कपिल मिश्रा जी हैं। और कपिल मिश्रा जी से आप सुपरिचित हैं, जयपुर डायलॉग्स पे भी लगभग हर वर्ष आते हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है। कपिल जी, बहुत बहुत आभार संजय जी, बहुत बहुत आभार जयपुर डायलॉग्स में बुलाने के लिए, अपने शो में बुलाने के लिए। आवाज क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। और मैं अब आपसे आगे यही पूछना चाहता हूं कि अभी अभी केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, जहां पर वो एक बड़े अजीबोगरीब अंदाज में बजाय बेल एप्लीकेशन के रिट पिटिशन लेके गए थे। और उस कारण से हाई कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन कर दिए। उसके बाद में भी केजरीवाल जो है इस्तीफा नहीं दे रहे। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो
2017 में हम लोगों ने एक बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तीनों को इस्तीफा देना पड़ेगा। तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ही होगा। आज ये बात सत्य साबित हुई है। और दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है संजय जी, आप तो प्रशासनिक व्यवस्था को भी समझते हैं, न्यायपालिका को भी समझते हैं। देश के इतिहास में किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा इतनी गंभीर टिप्पणियां पहले कभी नहीं की गई हैं। और जरा भी नैतिकता होती तो जब कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में प्रथम दृष्टया रिश्वतखोरी, हवाला और काले धन के सबूत हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसके बाद कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार बचा नहीं था। लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उसका कारण भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। हाईकोर्ट ने यह बताया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर जांच को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। वीआईपी ट्रीटमेंट के बहाने साक्ष्यों को और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हाईकोर्ट से उनको फटकार पड़ी कि आप मुख्यमंत्री नहीं है, एक आम आदमी की तरह, आम अपराधी की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे। और इस्तीफा ना देने का एक और कारण है शीश महल। शीश महल को चोरी के, जेब कतरी के, लूट के पैसों से बड़े प्यार से बनाया है। अब वो अपने फैमिली के अलावा किसी और को शीश महल में रहते हुए देख नहीं पाएंगे। तो उसकी भी बेचैनी है, उसकी भी जिद है। तो वही वो लग रहा है कि इसी कारण वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे। लेकिन जितनों को भी संविधान और कानून की समझ है, उन सब लोगों का ये मानना है कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। ये केजरीवाल जी ने ये भी आरोप लगाया अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट में कि चुनाव के मद्देनजर जो है वो इनको इस समय गिरफ्तार किया गया। आपका क्या कहना है? देखिए, इसका जवाब भी कोर्ट ने दे दिया। चुनाव तो अब आए हैं। ईडी का पहला सम्मन तो 1 साल पहले आया था, तब केजरीवाल क्यों नहीं गए ईडी के सामने? फिर दूसरा सम्मन आया, फिर तीसरा सम्मन आया, फिर चौथा सम्मन आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया, आठवां आया, नौवां आया। 9 सम्मन तक केजरीवाल चुनाव का वेट कर रहे थे कि ईडी चुनाव का वेट कर रही थी। क्यों नहीं गए? ईडी के बुलाने पे भी नहीं। यानी कि केजरीवाल चाहते थे कि वो जाए ना और चुनाव आ जाए देश में। इसीलिए जब देश में आचार संहिता लगी, तब केजरीवाल के लोगों ने, जो मेरे को खबर है, मुख्यमंत्री के घर में पार्टी हुई थी कि अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब हम गिरफ्तार नहीं होंगे हमारी चोरी में। उन्होंने पार्टी की, लेकिन उसी जोश में वो खुद ही हाई कोर्ट चले गए कि इस केस में अब 2 महीने और बाद में सुनवाई हो, इसका याचिका लेकर। तब हाई कोर्ट ने ये बात बोली, सबूत देखने के बाद बोली। बंद चैम्बर में जज ने सबूत देखे और जज साहब ने ये बोला कि आपकी गिरफ्तारी पे रोक लगाना संभव ही नहीं है। ये दिल्ली हाईकोर्ट कौन गया था? ये ईडी नहीं गई थी, अरविंद केजरीवाल खुद गए थे। जब हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आई कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाना संभव ही नहीं है, उस टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं। तो ये आ बैल मुझे मार उन्होंने खुद किया है। वो स्वयं हाईकोर्ट गए थे। और उनके खिलाफ किस प्रकार के सबूत होंगे कि जज साहब को यह कहना पड़ा कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और एक चीज और संजय जी, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे देश में कितनी सीटों पे लड़ रही है? पूरे देशों में टोटल मिलाकर 12-13 सीट पंजाब की और 4 सीट दिल्ली की। टोटल 16 या 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है पूरे देश में। 543 में से 16 या 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जहां पे अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं, जिस स्टेट में वो अपने को सबसे ज्यादा पॉपुलर बताते हैं, उसमें भी वो 7 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे, आधी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। तो ऐसी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो कानूनी, और वो बोले ये लोकसभा चुनाव के कारण हो रही है, तो लोकसभा में तो वो प्लेयर भी नहीं है। दे आर नॉट अ सीरियस प्लेयर ऑफ लोकसभा इलेक्शन। They are not contesting even 10% सीट्स। तो इसका लोकसभा चुनाव से क्या लेना देना? 2014 में तो उन्होंने 400 से ज्यादा सीटों पे लड़ा है। हाँ, 2014 में उन्होंने देश की 400 सीटों पे चुनाव लड़ा था। तब अगर वो ये बात बोलते कि चुनाव के कारण हमें टाइम नहीं मिलेगा जांच में शामिल होने का, तो समझ भी आता। अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि चुनाव आप लड़ी कहाँ रहे हो,
जो चुनाव का बहाना बना रहे हो। और चुनाव जिस राज्य में स्वयं केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी वो सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, आधी सीटों पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा है। ये बात इतना समझने के लिए काफी है कि उनका इस वक्त जनाधार कितना बचा हुआ है, और ये उनको भी रियलाइजेशन है, वरना वो कांग्रेस की गोदी में नहीं बैठते जाकर। अच्छा, ये बताएं कि अभी एक मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैं भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकता। तो उनके इस्तीफे के पीछे क्या कारण देखते हैं आप? केवल यही कारण है जो वो बता रहे हैं या इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण भी है? देखिए, राजकुमार आनंद जी का जो कल इस्तीफा हुआ, और राजकुमार आनंद जी ने मीडिया में कुछ बयान दिए, वो हम सबने देखे। लेकिन इसके पीछे की कहानी जानने के लिए समझना होगा कि राजकुमार आनंद है कौन। राजकुमार आनंद मनीष सिसोदिया के खास लोगों में से हैं। और ये इस्तीफे के समय भी कल जो दो लोग अगल बगल बैठे थे, दोनों मनीष सिसोदिया के लोग हैं। तो ये इंटरनल फाइट है आम आदमी पार्टी की, आपसी खींचतान है। आपने देखा संजय जी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए, उस दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत अपने 2 मंत्रियों का नाम और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विजय नायर का बॉस तो आतिशी और सौरभ हाँ। भारद्वाज है, मैं नहीं हूं। यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भ्रष्टाचार की जो जांच है उसमें उनके 2 मंत्री और फंसे। उसके बाद अगले दिन आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतिशी ने 2 नाम और जोड़ दिए कि भ्रष्टाचार में ये दुर्गेश और राघव के ऊपर भी जांच होगी, वो भी जेल जाएंगे। ये ईडी ने नहीं बोला, ये भाजपा ने नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल ने 2 नाम खुद दिए और उसके बाद आतिशी ने 2 नाम और दिए। ये इंटरनल फाइट है, ये आपस की खींचतान है। इसका एक और उदाहरण आपको मैं देता हूं। संजय सिंह ने बाहर आते ही क्या बोला कि शराब घोटाला तो हुआ है लेकिन बीजेपी ने कराया। संजय सिंह के ये कहने से पहले आम आदमी पार्टी का हर नेता ये कह रहा था कि घोटाला हुआ ही नहीं है, और संजय सिंह ने बाहर आते ही रायता बिखेर दिया कि घोटाला हुआ है। अब किसने कराया किसने नहीं कराया इसकी तो जांच चलती रहेगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी आपस की क्या उठापटक चल रही है, क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्या खींचतान चल रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में राजकुमार आनंद का इस्तीफा हमें देखना चाहिए। एक बात और भी बताएं इसमें कि ये विभव कुमार हैं, ये केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट बताए जाते हैं। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है उनका डेजिग्नेशन क्या है, आपको निश्चित रूप से पता होगा। और इनको विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि इनको हटा दिया जाए। इनकी जांच भी हुई है, संभवतः इनसे पूछताछ भी हुई है। इनका क्या रोल है, ये क्या है इसमें? के रविंद्र जो है वो मनीष सिसोदिया के थे प्राइवेट सेक्रेटरी, उनसे भी बातचीत हुई है, उनसे पूछताछ हुई है। ये विभव कुमार क्या है? विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पीए है, और ये परिवर्तन के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जो एक आदमी हमेशा चलता है केजरीवाल का बैग उठा के, फोन उठा के, वो विभव कुमार है। आम आदमी पार्टी में भी ज्यादातर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो लूट हुई, उसकी शैडो में अगर कोई एक नाम हमेशा रहा तो विभव का ही नाम रहा है। तो ईडी भ्रष्टाचार के मामले में विभव से पूछताछ कर रही है। जब विभव कुमार का अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी ये बात सामने आई थी कि ये अपॉइंटमेंट इलीगल है, और एक सरकारी नोट जारी किया गया था कि इसमें जो भी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं वो औपचारिकताएं भविष्य में पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन इनको अपॉइंट कर लिया जाए। उस नोट को साथ में लगा के विभव कुमार का अपॉइंटमेंट हुआ। बाद में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है, इनके ऊपर सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले की भी जांच चल रही है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है, और ये फैसला एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने का जो प्लान बना रहे हैं, जैसे आतंकवादी या डॉन गिरोह चलाते हैं जेलों से, वैसा वो सरकार चलाने का जो प्लान बना रहे हैं, उस पूरे प्लान का सबसे बड़ा खिलाड़ी विभव कुमार ही है। वो ये सरकार विभव के माध्यम से ही चलाते, क्योंकि पीए टू चीफ मिनिस्टर विभव को वहां बैठाया हुआ था। तो केजरीवाल के आंख नाक कान बनके किससे कितना वसूलना है, किसको कितना धमकाना है, ये जो पूरा खेल है, ये विभव कुमार का खेल था। आज उस खेल के सारे रास्ते विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बंद कर दिए हैं। कोई गवाहों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कोई साक्ष्यों को मिटा नहीं पाएंगे, और मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष जांच के लिए विभव कुमार को वहां से हटाया जाना जरूरी था। जबकि जांच के दायरे में केजरीवाल खुद है, वो जेल में है, तब उनका ऐसा कोई व्यक्ति जो उनके नाम पे सरकार चलाए, वो उस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए हटा भी दिया गया।
अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएँ, ये संजय सिंह के रिलीज़ होने से क्या केजरीवाल का जो प्लान है जेल से सरकार चलाने में, इसमें सहायता मिलेगी या कि बाधा आएगी? देखिए, संजय सिंह जी जिस दिन से बाहर आए हैं, वो आम आदमी पार्टी के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाहर आते ही ये घोषणा कर दी कि घोटाला हुआ है, और वो संजय सिंह की अपनी चतुराई है कि बात को घुमा के बोला, लेकिन बोला तो पार्टी लाइन से ठीक उल्टा। बाकी पूरी पार्टी कह रही थी घोटाला नहीं हुआ, संजय सिंह ने कहा घोटाला हुआ है। लेकिन इसने नहीं किया, उसने किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज था ये पार्टी के अब तक के स्टैंड पर, जो ये कह रहे थे केजरीवाल और सौरभ और आतिशी की घोटाला नहीं हुआ। संजय सिंह ने बाहर आते ये बोला घोटाला हुआ है। तो मुझे लगता है ये पूरी आम आदमी पार्टी का अब तक का जो नैरेटिव था, उसको खत्म करने वाली बात थी। दूसरा, संजय सिंह जब से बाहर आए हैं, तब से अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी की जो स्क्रीन स्पेस था, जो फुटेज थी, वो हुँ। कम हो गई। वरना हुँ, रोज हुँ। 12 बजे तिरंगे झंडे लगा के और वो जेल में अरविंद केजरीवाल की फोटो टांग के, और साथ में बाबा साहब जी और शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लगा के, जो केजरीवाल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड डिसीट उसका जो डिस्प्ले हो रहा था, वो संजय सिंह ने उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने का काम किया है। और आगे भी जो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने का लड़ाई आम आदमी पार्टी में शुरू हुई है, उस लड़ाई में संजय सिंह की अपनी एक भूमिका डेफिनेटली रहने वाली है। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें कौन-कौन प्लेयर्स हैं? नहीं, ये लड़ाई में अभी तो अरविंद केजरीवाल ने एक चीज साफ की कि जिस दिन वो जेल गए, उन्होंने अपने विधायकों को एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया कि आतिशी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सौरभ भारद्वाज के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बैठाया। उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन वो उसी सेटअप में, उसी चेयर में बैठी। और संजय जी, आप अधिकारी रहे हैं, हर अधिकारी को कुर्सी की गरिमा का पता होता है। सुनीता केजरीवाल जी भी स्वयं भी अधिकारी रही हैं, उनको कुर्सी की गरिमा का ज्ञान है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो किया, वो ठीक तो नहीं था, वो उचित तो नहीं था। एक अनुचित और भद्दा शो था, जिसमें आपने जिस जिस कुर्सी पर, जिस सेटअप में एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री बैठे थे, उसमें मुख्यमंत्री की पत्नी बिना शपथ लिए बैठ गई। ठीक है, आप शपथ आप लालू यादव लागू करते, तो लालू ने भी तो इस्तीफा दिया ना, फिर राबड़ी जी को बैठाया। लेकिन आप तो उससे भी एक कदम आगे जाना चाहते हैं कि कुर्सी में छोड़ूं, इस्तीफा मैं दूंगा नहीं और कुर्सी पे मेरी वाइफ बैठेगी। ये कौन सा मॉडल था? लेकिन ये एक मैसेजिंग थी अपनी पार्टी के लोगों को कि किसके पास जाना है, किसके दरवाजे पे जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल जेल जाए और बाहर इधर उधर गुट बन जाए। पर वो गुट बने हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि आतिशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उसमें दूसरों के नाम लगाए जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि राघव चड्ढा गायब है। वो कहाँ है, कैसे है, किधर है, अभी किसी को मालूम नहीं है। राज्यसभा का एक सांसद जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, और वो अचानक से विलोप हो जाए, विलुप्त हो जाए, ये अपने आप में मतलब, आंखों में उनका कोई प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन दुनिया की आंखों से गायब हो गए। ये ये आम आदमी पार्टी की इस वक्त इंटरनल जो स्थिति है, उसके ऊपर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। तो मुझे लगता है कि एक सुयोग्य मुख्यमंत्री चुना जाना आवश्यक है दिल्ली के लिए, लेकिन उसके रास्ते पे सबसे बड़ा रोड़ा अरविंद केजरीवाल का लालच और शीश महल में अपने ही परिवार के लोगों को रखने की जिद, वो सबसे बड़ा रोड़ा है। इसमें एक बात और भी बताएँ कि ये आम आदमी पार्टी इस समय जो कुछ भी कर रही है, या जैसे अभी रामलीला मैदान में जो इवेंट भी कराई गई थी, ये सारा का सारा जो है वो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय यूनिट ना करके केवल दिल्ली यूनिट कर रही है। और पंजाब यूनिट जो है वो ऐसा लगता है वो स्वतंत्र हो गई है। पंजाब इससे जितने भी सांसद राज्यसभा के चुन के आए हुए हों, उनमें से एक ने भी बयान नहीं दिया केजरीवाल के पक्ष में। तो क्या ये फॉर्मल हो गया है कि भगवंत मान अपने अलग रास्ते पे चल पड़े? देखिए संजय जी, जिस दिन भगवंत मान ने शपथ ली, उसी दिन मैंने एक बात कही थी कि जल्दी ही एक ऐसा समय आएगा जब भगवंत मान को पंजाब और केजरीवाल में से किसी एक को चुनना होगा। पंजाब का स्वाभिमान, पंजाब की आवश्यकता, पंजाब की पहचान, पंजाब की राजनीति और अरविंद केजरीवाल का लालच, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार, इसके बीच में से किसी एक को चुनना होगा। और मुझे लगता है वो समय अब बहुत जल्दी आने वाला है। पंजाब के राज्यसभा सांसदों ने कोई रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि वो सभी लोग, वो नए लोग हैं और वो शॉक्ड है कि यहाँ तो क्या सोचा था और क्या तमाशा चल रहा है। उनमें से कुछ लोगों के बारे में तो ये भी चर्चा है कि टिकट ही पहले ही कुछ देने के बाद मिली है।
उसके बाद वो जब देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोग फंस रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो इस तमाशे में कोई पड़ना नहीं चाह रहा। उन्होंने एक दूरी बना के रखी हुई है। वैसी ही दूरी भगवंत मान जी ने भी बना के रखी हुई है। और संजय सिंह और भगवंत मान के भरत मिलाप का जो वीडियो सामने आया है अभी हाँ 2 दिन हाँ पहले हाँ, का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें था, जो वो बहुत ही कुलाचे इंटरेस्टिंग भरी जा था। रही हैं, उसमें हम्म, उसमें जो खुशी है, उसमें जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन बहुत कुछ कहता है। कई बार शब्द इतना नहीं कहते जितना कि बॉडी लैंग्वेज कहती है। और संजय सिंह और भगवंत मान जी की बॉडी लैंग्वेज पूरे देश ने देखी है। और मुझे लगता है कि शायद इतना खुश तो उनको तब भी नहीं देखा गया था जिस दिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। ऐसा लग रहा है कि वो मुक्त हो गए हैं, पिंजड़े से मुक्त हो गए हैं। हाँ, मुक्ति क्या आनंद है, आजादी की खुशी है। और आजादी इसलिए भी है कि खाली केजरीवाल से आजाद नहीं हुए, वो राघव चड्ढा से भी आजाद हो गए, क्योंकि केजरीवाल ने सुपर सीएम बना के राघव चड्ढा को बैठाया हुआ था। तो अब राघव चड्ढा भी फरार है, तो वो डबल खुशी है। ये राघव चड्ढा की बात करते हैं थोड़ी सी, कि राघव चड्ढा जो है, उनको ये दिल्ली जल बोर्ड का सम्मन गया हुआ है, शायद उसका भी ईडी का सम्मन गया है, दिल्ली जल बोर्ड वाला। तो दिल्ली जल बोर्ड वाला क्या मामला है और वो कितना गंभीर है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया संजय जी। कई लोग ये मान रहे हैं कि राघव चड्ढा जो गए ये शराब घोटाले के कारण भागे हैं, लेकिन राघव चड्ढा के जाने का मेन कारण जल बोर्ड के घोटाले की जांच है। वो जल बोर्ड उनके कार्यकाल में ये घोटाला हुआ। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2017 तक जल बोर्ड 178 करोड़ की प्रॉफिट मेकिंग बॉडी था, और 2018 में ये 400-500 करोड़ की लॉस मेकिंग बॉडी में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या हुआ? उसकी जांच में पाया जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को वहां पे ठेका देने का काम किया गया, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी भ्रष्टाचार के मामले में। और उसकी जांच जब शुरू हुई तो राघव चड्ढा एकदम से गायब हो गए सीन से। और दिल्ली में तो आजकल लोग एक नारा लगा रहे हैं कि दारू पी के सो गए सारे, दारू पी के सो गए सारे, एक बेवड़ा जाग गया, गली गली में हल्ला है, राघव चड्ढा भाग गया। आप मुझे ये भी थोड़ा समझाएं, क्योंकि आप पहले आम आदमी पार्टी से संबंध रहा है आपका, तो आप तो इनके अंदर की नस नस जानते हैं। क्या ये जो सारे विधायक हैं, ये इसी तरह से टिके रहेंगे क्या इन स्थितियों में, ये केजरीवाल के पीछे? नहीं संजय जी, देखिए, ज्यादातर विधायकों का तो कोई सुनने कहने वाला भी नहीं है वहां पर। अरविंद केजरीवाल और उनका एक गैंग है, कोटरी है, उसने हम्म, हाईजैक किया हुआ है आंदोलन को, भी पहले हाईजैक किया, पार्टी को और सरकार को। तो ये अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ, ऐसे 7-8 लोगों के अलावा आपको कोई दिखेगा नहीं। और इसी के कारण पंजाब के राज्यसभा सांसद भी चुप है, क्योंकि वो भी इस सर्कल से बाहर के लोग हैं। इस सर्कल ने ही लूटा, इन्होंने ही भ्रष्टाचार किया, और बाकी विधायकों का तो कोई सुनने कहने वाला भी नहीं बचा। तो आज की तारीख में वहां असंतोष है, डेफिनेटली है। और ज्यादातर तो क्योंकि मेरे साथ ही रहे हैं, तो मैं उनकी पीड़ा को जानता भी हूँ, समझता भी हूँ, बात भी होती है। बस क्योंकि बहुमत बड़ा है, 62 विधायक, तो उसको, उसमें कैसे कौन कब क्या निर्णय लेगा, वो अपने आप एक समय की परीक्षा है। लेकिन असंतोष भी है, घुटन भी है, सफोकेशन है वहां पर। और ये सबको समझ में आ रहा है कि ये 4-5 लोगों ने मिलकर लूटा और सबको बदनाम करने का काम किया। और अमानतुल्लाह का क्या रोल है इसमें? अमानतुल्लाह के खिलाफ मेरे ख्याल से आज ही नॉन बेलेबल वारंट होने वाला है। वक्फ बोर्ड में जो उन्होंने घोटाला किया और उसके बाद वो जांच का सामना कर नहीं रहे थे। अमानतुल्लाह के पाप तो इनसे भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह ने तो रोहिंग्या को बसाने का भी पाप किया। वक्फ बोर्ड में मौलवी मौलानाओं को सैलरी जो दी गई वो अमानतुल्लाह के माध्यम से दी गई। रेडिकल इस्लामिक राजनीति का जो कार्ड अरविंद केजरीवाल ने खेला, उसका चेहरा अमानतुल्लाह खान को बनाकर रखा गया। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ही जल्द बजरंग बली की गदा चलेगी। और जहां ताहिर हुसैन है, जहां उमर खालिद है, जहां खालिद सैफी है, वहीं अमानतुल्लाह खान भी होगा। आपने उमर खालिद का नाम लिया। अब उमर खालिद की इस समय जो है वो जमानत की हियरिंग चल रही है, और उसकी भी हमारे ऊपर पास चर्चा आ रही है। ये जो पूरा जो दिल्ली दंगा हुआ था,
इस विषय में थोड़ा-सा आप बताएँ, ये दिल्ली दंगा जो था, इसका जो वास्तविक लक्ष्य था वो क्या था? केवल दंगा या केवल ट्रम्प का विज़िट तो नहीं हो सकता, ये क्या करना चाहते थे उस समय? संजय जी, अब तो इसमें कोई स्पेकुलेशन वाली बात या थ्योरी वाली बात बची नहीं है। अब तो ऑन रिकॉर्ड है, इनकी व्हाट्सएप चैट्स ऑन रिकॉर्ड है, इनकी मीटिंग्स के जो मिनट्स थे वो ऑन रिकॉर्ड है, इन लोगों की प्लानिंग ऑन रिकॉर्ड है और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो अब दिल्ली दंगे के पीछे नीयत क्या थी, वो कोई बहुत स्पेकुलेट करने वाली बात नहीं है, अब वो प्रूवन है। ताहिर हुसैन का अपना बयान है कि बहुसंख्यक समाज को, हिंदू समाज को उस इलाके से बाहर भगाना, दहशत पैदा करना और इस इलाके की डेमोग्राफी को बदलना, इस नियत से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। ट्रंप के आने की टाइमिंग को इस्तेमाल किया गया और सीएए के बहाने नफरत फैलाने का इसको एक तरह से उनकी टैक्टिक और स्ट्रेटजी और टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। उमर खालिद की जो बेल हियरिंग चल रही है उसको अगर आप ध्यान से देखें, आपने डेफिनेटली देखा होगा, आपके जी हाँ, जी दर्शक हाँ। अगर पढ़ें तो उसमें आप देखिए कि नैरेटिव बनाने में कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह के लोग रोज उमर खालिद से बात कर रहे थे और उमर खालिद के कहने के हिसाब से खबरें लिखी जा रही थी। ऑल्ट न्यूज के लोग उसी हिसाब से लिख रहे थे और भी बड़े बड़े नाम उसमें सामने आ रहे हैं। योगेंद्र वायर यादव के लोग जैसे थे लोग उसमें? लगातार संपर्क में थे। वायर के आप लोग कुछ थे? कह रहे हैं संजय जी? वायर के लोग थे ना? हाँ, वायर। तो ये लोग जो तो ये लोग वो ही न्यूज में लिख रहे थे जो उमर खालिद कह रहा था, वही एंगल दे रहे थे जो उमर खालिद बता रहा था। तो ये इस प्रकार का कैसा इकोसिस्टम था और उस वक्त दिल्ली कितने जहरीले लोगों की साजिश का शिकार थी, ये अब समझ में आ रहा है, लोगों को भी समझ में आ रहा है। और जो उस वक्त तथाकथित सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे थे उनको भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली दंगा कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी और इस्लामिक जिहादी एक्सपेरिमेंट था और वो अपने मंसूबों में फेल जरूर हुए हैं, लेकिन उनका वो जो प्रोपेगेंडा का सिस्टम है वो आज भी वहीं का वहीं है। इस समय चुनाव आने वाले हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2024 के चुनावों में कांग्रेस ने इनसे गठबंधन किया है। ये वही कांग्रेसी हैं। अभी 2 दिन पहले मैं गौरव वल्लभ का इंटरव्यू कर रहा था और गौरव वल्लभ कह रहे थे कि साहब हमसे तो ये कहलवाते रहे, पता नहीं क्या-क्या आलोचनाएँ करवाते रहे आम आदमी पार्टी की, और अचानक मैंने देखा कि मेरे बगल से उठ के ये चले गए, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। तो ये जितनी सख्त आलोचना कांग्रेस ने की है आम आदमी पार्टी की, उतनी तो संभवतः आप लोगों ने भी नहीं की होगी। और आज वो जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दे आर ब्रेकिंग ब्रेड। नहीं, ये तो देखिए, मेरा इस मामले में जो मेरी समझ है वो ये है कि कांग्रेस बड़ी चालाकी से केजरीवाल को खत्म कर रही है। केजरीवाल के सारे वकील कांग्रेसी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हो रहे हैं, सलमान खुर्शीद खड़े हो रहे हैं, कपिल सिब्बल खड़े हो रहे हैं। इन सब लोगों को केजरीवाल ने पानी पी पी के गालियां दी हैं। आज वो केजरीवाल से पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि केजरीवाल कानून के मुताबिक हर एक गलती करता चला जाए। हो सकता था, जैसे कि मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल, आचार संहिता लगने के बाद हाई कोर्ट जाना। हाई कोर्ट में जाने के बाद ही केजरीवाल फंसे, ईडी उन्हें गिरफ्तार करने नहीं गई थी तब तक, खुद हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट में उस दिन क्या हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। हाई कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने बोला कि केजरीवाल के खिलाफ जो भी सबूत हैं आज ही दिखाओ। ईडी ने बोला, ईडी के वकील ने बोला कि हमें 10 दिन का टाइम दे दो, हम 10 दिन के बाद दिखाना चाहते हैं। तो केजरीवाल के वकील ने बोला नहीं, आज ही दिखाओ। तो फिर ईडी ने बोला कि 1 दिन का टाइम दे दो, हम कल दिखाएंगे। तो केजरीवाल के वकील ने बोला आज ही दिखाना पड़ेगा। ईडी ने बोला ठीक है, दिखाते हैं। और हम केजरीवाल के खिलाफ, चेंबर में दिखाएंगे जज साहब हाँ, को। जज साहब को और उसी दिन दिखाया। उसी दिन दिखाया जो शायद ईडी उस दिन तो नहीं दिखाने वाली थी। उस दिन उन्होंने, केजरीवाल के वकील ने बोला आज ही दिखाओ, और जज साहब ने देखने के बाद बोला कि इनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाना संभव ही नहीं है। तो ये किसने किया ये खेल? ये केजरीवाल के वकील ने खेल किया। दूसरी बात और भी है कि नॉर्मल कोर्स में आपकी यदि गिरफ्तारी हो गई है तो नॉर्मल कोर्स में आप बेल के लिए जाते हैं, और ये रिट पिटिशन में चले गए अरेस्ट को ये इलीगल चैलेंज करने के।
ये मेरी तो जब समझ तो में नहीं आई, मैं भी लॉ जानता हूँ यही काफी मैं अच्छी दूसरा तरह। एग्जांपल दे रहा था कि रिट पिटीशन डाली, जब जमानत याचिका डालने की जगह रिट पिटीशन डाली, और रिट पिटीशन के कारण ही हाई कोर्ट को इतनी गंभीर टिप्पणी करनी पड़ी। शायद जमानत याचिका में केवल जमानत ना देने का एक लाइन का फैसला आता, लेकिन बिल्कुल। ये रिट पिटीशन थी, इसीलिए डिटेल्ड ऑर्डर आया, और डिटेल्ड ऑर्डर में केजरीवाल के भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ गई, हर एक झूठ की धज्जियां उड़ गई। तो ये काम किसने किया? इस काम के पीछे की असली असली कठपुतली तो वहां पर अभिषेक मनु सिंह भी है, जिन्होंने ये रिट पिटीशन, और अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे। तो अगर इसमें एक बात सुप्रीम और भी कोर्ट है, में रिट आप तो जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जो, जहां तक दिल्ली हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो मैं समझता हूं कि रिट पिटिशन के बाद वहां पे रिट अपील अलाउड है, इंट्रा कोर्ट, यानी आप डीबी में जा सकते हैं। तो वो डीबी छोड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या इसका क्या तात्पर्य है, मेरी समझ में नहीं आया। आप दिल्ली हाई हाँ, कोर्ट के रूल्स यदि जानते हैं तो उस पर भी प्रकाश डालें। इसीलिए इसीलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी से, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत शांति से केजरीवाल के वोट बैंक को वापस लेने का खेल कर रही है। संदीप दीक्षित, जिनकी माता जी की असमय मृत्यु शायद कहीं ना कहीं केजरीवाल की राजनीति के कारण ही हुई है, वो संदीप दीक्षित भी केजरीवाल के घर पे जाके खड़े हैं सांत्वना देने के लिए। तो ये कोई साधारण खेल नहीं है, और इस खेल में फंसने के जिम्मेदार पापी दोषी केजरीवाल खुद हैं। जिस दिन उन्होंने शीला दीक्षित की जूतियों में दाल पीने का निर्णय लिया था, जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया था, उसी दिन ही उन्होंने लिख लिया था कि वो कांग्रेस के हाथों कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। तो भ्रष्टाचार की जांच में तो वो फंस ही रहे हैं, लेकिन कानून के दांव पेचों में भी उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि उनके सारे वकील वही लोग हैं जिनको कभी केजरीवाल खुद खड़े होकर गालियां देते थे। और अब जो इन्होंने समझौता किया है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या इससे लाभ होने वाला है कांग्रेस को या केजरीवाल को, जो इन्होंने समझौता किया है दिल्ली में? एक बार दोबारा बोलिएगा संजय जी। ये जो समझौता इन्होंने दिल्ली में किया है, 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली है। तो इससे इनको चुनाव में क्या लाभ होने वाला है? नहीं, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं स्टैंड नहीं करते। कांग्रेस पार्टी को तो अपने 3 कैंडिडेट भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं कि किनको चुनाव लड़वाना है। आम आदमी पार्टी के भी अगर आप उम्मीदवारों का नाम देखें, तो आम आदमी पार्टी भी कोई गंभीरता से लोकसभा चुनाव लड़ रही है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप सोमनाथ भारती को नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं, उसी से पता लग जाता है कि आप इस मामले में गंभीर नहीं है। आप एक टोकन प्रोसेस को बस फॉलो करके चुनाव किसी तरह खत्म हो जाए, इस दिशा में जा रहे हैं। चुनाव लड़ने की गंभीरता, जुझारूपन जो होता है, वो अभी इस गठबंधन के पास है नहीं। दिल्ली की 7 सीटों पे ये निश्चित तौर पे हारने जा रहे हैं, लेकिन ये केजरीवाल ने ये गठबंधन इसलिए किया कि जब ये हारे, पिछली बार जब ये लोकसभा हारे, तो कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे थी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। जी। केजरीवाल इस स्थिति को दोबारा लाने से बचना चाहते थे, तो उन्होंने गठबंधन कर दिया। तो दोनों हारेंगे, लेकिन दोनों दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। तो ये दोनों अरविंद दूसरे। केजरीवाल का खाली इतना खेल है कि वो इस बार तीसरे नंबर पे ना आकर के लोकसभा में दूसरे नंबर पर ही रहे। इसके कारण उन्होंने अपनी 4 सीटों पे दूसरे नंबर पे रहने के लिए गठबंधन किया है। पर क्योंकि अब ये जेल में है, तब तक ये जेल में नहीं थे जब गठबंधन हुआ था। अब जब ये जेल में है, तो 4 जून का मतदान, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर भी जनता की राय क्या है, इसका भी एक प्रतीक होगा। इसको भी पढ़ने वाला मतदान होगा। तो 4 जून को जब ये 7 सीटें हारेंगे, क्योंकि आज इन्होंने नारा दिया है जेल के बदले वोट, हम्म। तो क्या 4 जून को जब ये हारेंगे, तब ये बात स्वीकार करेंगे कि जनता साथ नहीं है, जनता केजरीवाल को भ्रष्ट मानती है? मुझे लगता है ये भी एक देखने योग्य और समझने योग्य स्थिति होगी। अच्छा, जो इनका इस समय ये चल रहा है, एक तो बात है कि ये सुनीता केजरीवाल को जो बिजनेस रूल्स हैं दिल्ली सरकार के, उनके अनुसार क्या मुख्यमंत्री बना सकते हैं? बिजनेस रूल के हिसाब से तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस रूल जैसे बाकी राज्यों में होता है, उसी उसी प्रकार की प्रक्रिया है। सिटिंग एमएलए ना होते हुए भी शपथ ग्रहण कर सकती हैं, जितनी मेरी समझ है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि बिजनेस रूल से भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि आप कौन सी राजनीति की बात करके आए थे, आप जिस परिवारवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे, उसमें आप आज कहाँ खड़े हैं। और दूसरी बात है कि चुने हुए विधायकों में क्या कोई एक भी सुयोग्य व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली की सरकार को चला सके?
कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दिल्ली की जनता के कामकाज को कर सके। लगभग 5 या 6 महीने की सरकार की ड्यूरेशन बची हुई है, उसमें आप अपनी धर्मपत्नी को बैठा देना चाहते हैं और देश की राजधानी में लालू राबड़ी मॉडल मॉडल थोप ही चुके हैं एक तरह से, क्योंकि कुर्सी पर तो बैठा ही दिया है, थोप देना चाहते हैं। और इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि एलजी साहब ऐसी किसी परिस्थिति में एक बार कानूनी राय जरूर लेंगे। इतना सरल नहीं होगा इस प्रकार का दिल्ली में लालू राबड़ी मॉडल चलाना। और यदि ये इंसिस्ट करते हैं, जिद पकड़े रहते हैं कि साहब कि हम तो जो है तिहाड़ से सरकार चलाएंगे, तब तो मेरे विचार से राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंसिस्ट करेंगे ज्यादा दिन तक, और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जैसी कोई स्थिति आएगी। मुझे ये लगता है कि ये इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा नहीं देना होता तो वो अपनी धर्मपत्नी को प्रोजेक्ट नहीं करते। वो अपनी वाइफ को जिस तरह से पहले दिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनका मन क्लियर है कि इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। वो खाली इस्तीफे की टाइमिंग देख रहे हैं। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी आते आते वो इस्तीफा हो ही जाएगा, और उसके बाद वो किसको बना पाएंगे, किसको नहीं बना पाएंगे, विधायक किसी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये उसके बाद पता लगेगा। लेकिन इस्तीफा सुनिश्चित है, बिना इस्तीफा दिए ये बहुत दिन तक चल नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि ये बात राष्ट्रपति शासन तक जाएगी। तो 15 तारीख को डेट आ गई है शायद सुप्रीम कोर्ट की कि अब 15 तारीख को वहाँ हियरिंग होगी। वहाँ भी इनको तुरंत हियरिंग नहीं मिली, अभिषेक सिंघवी भी तुरंत हियरिंग नहीं करवा पाए। अब 15 तारीख को हियरिंग होगी। उसमें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो कोर्ट ये पूछेगा कि आप के पास डिवीजन बेंच का ऑप्शन था, वो आपने क्यों नहीं एक्सरसाइज किया? डेफिनेटली ये तो पहला ही सवाल सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल से होगा। कल भी जब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हमने ईमेल भेज दी है और हम इस मामले पे सुनवाई चाहते हैं, तो कोई गंभीरता से तुरंत ही सुनवाई हुई हो ऐसा हुआ नहीं है। एक रूटीन मैटर की तरह ही सुनवाई होगी। और जैसा कि आपने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के स्टेप को ये लोग जंप करके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और मुझे लगता है वापस दिल्ली हाई कोर्ट में ही आना पड़ेगा। इसमें एक बात और है संजय जी, जब तक इस प्रकार की याचिका डलेगी, तब तक किसी भी जमानत पर कोई फैसला नहीं हो सकता। पहले फैसला याचिका पर ही होगा। तो मुझे अभी भी जो आपने सवाल उठाया कि जमानत ना डाल करके याचिका रिट पिटीशन क्यों डाली है, ये अपने आप में एक कानूनी तौर पर कोई बहुत कानून के विशेषज्ञ इस बात को कोई बहुत सही नहीं मान रहे हैं कि आपने रेगुलर बेल पिटीशन की जगह रिट पिटीशन वहां पर डाली है, क्योंकि सारी रेगुलर बेल पिटीशन पे हियरिंग रुक जाएगी जब तक रिट पिटीशन पर फैसला नहीं आएगा। अच्छा, एक चलते-चलते ये भी पूछ लें आपसे कि आपकी जानकारी के अनुसार क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक ये भी जेल जाएँगे? देखिए, ये नाम तो वो खुद ही ले रहे हैं। ये नाम तो ये लोग खुद ही ले रहे हैं। ये नाम तो अभी तक ईडी ने या भाजपा ने या किसी ने नहीं लिया। ये तो वो खुद ही कह रहे हैं, ये भी जाएँगे, ये भी जाएँगे, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा। तो अब क्या, केजरीवाल ही अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले रहे हैं, तो हम कौन होते हैं? अब केजरीवाल को हो सकता है पूरी कैबिनेट अंदर ही चाहिए हो, तो वो सबको बुलाएँगे। और दुर्गेश का नाम आतिशी ने लिया, राघव तो खुद ही गायब ही हैं। कितना ही मिस्टीरियस व्यवहार कर रहे हैं। तो ये रीयूनियन इस गैंग की तिहाड़ के अंदर होगी, ऐसा तो ये खुद ही, मेरे को लगता है उनकी अपनी भविष्यवाणी है। अब तक केजरीवाल के गैंग ने जो भविष्यवाणी करी कि मनीष जन्नत जाएगा, सतेंद्र जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। तो माँ जगदम्बा की कृपा से आतिशी और केजरीवाल ने जिनका नाम खुद लिया है, वो भी वहीं हुँ। मिलेंगे, इकट्ठे बैठेंगे ये सारे लोग। केजरीवाल कितने समय के लिए अंदर गए? कुछ आपको अंदाज़ा है? नहीं, देखिए, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग में और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इसमें कन्विक्ट होते हैं, तो जो चौटाला जी को सजा मिली थी, उसी प्रकार की सजा है। और उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग शामिल नहीं था, खाली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। तो अगर ये कन्विक्शन होता है, अगर ये आरोप सिद्ध होता है, तो उसके बाद तो 7 साल 8 साल की जेल है। तो और पैसा की वसूली के बारे में भी उसके बाद एक कोई निर्णय लाने की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो वो जो कुर्की, संपत्ति कुर्की, उस तरह की दिशा में भी चीजें जाएंगी। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर ये कन्विक्ट होते हैं, तो फिर हम हुँ। इनकी राजनीति का ये लास्ट चैप्टर है जो हम देख रहे हैं। लेकिन अभी तो सीबीआई के केसेस बाकी हैं, तो ईडी का ही चल रहा है।
हाँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सीबीआई भी कॉग्निजेंस ले ही चुकी है। कविता रेड्डी से पूछताछ चल ही रही है और उसके अलावा देखिए ये शराब घोटाला तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन जल हाँ। बोर्ड का घोटाला भी है। स्कूल के कमरों में जो जो घोटाला किया उसकी भी जांच चल रही है। सड़क के निर्माण के घोटाले की भी जांच चल रही है। डीटीसी की खरीद में जो घोटाला हुआ है उसकी भी जांच चल रही है। तो अगर एक के बाद एक इन सारे मामलों में बात कन्विक्शन तक पहुंचती है। एक वो इंटेलिजेंस यूनिट भी तो बनाई थी इन्होंने, हाँ, जो इन्होंने अपनी फीडबैक खुद की यूनिट। एक स्पाई, और जिस दिन संजय जी, जिस दिन ईडी के अधिकारी इनके घर गए, उस दिन ईडी के अधिकारियों की फाइल बना के घर में बैठे हुए थे। तो ये सब डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? ये क्या जासूसी करवा रहे थे सरकार के लोगों की? इन मामलों की भी जांच होगी। तो मुझे ये लगता लगता नहीं है कि कोई बहुत आसानी से अभी वो जेल के बाहर आने आने की दिशा में, गति में नहीं है। तो चलिए अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कपिल जी, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत-बहुत आभार संजय जी। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।